अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरीके से आती है तो आप इन एमसीक्यूज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये एमसीक्यूज आपके लिए फेडरल बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको, और आप जब कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज इस लेवल से सीखेंगे तो एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। Question number 1, I unit vector dot k cross j unit vector gives us the answer। हमें उसने ये पूछा है कि अगर इस क्वेश्चन में सॉल्व किया जाए फाइनली डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, k क्रॉस j के साथ, तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा। ऑप्शंस में हमें गिवन है ऑप्शन ए 1, बी ऑप्शन गिवन है नल वेक्टर, सी ऑप्शन हमें गिवन है k यूनिट वेक्टर हमारा आंसर आएगा, डी ऑप्शन हमें गिवन है कि हमारा आंसर -1 आएगा। तो अगर हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को पहले सॉल्व करें तो k क्रॉस j का आंसर -i आएगा। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास राइट साइड पे एक डायग्राम बनी है। इस रूल को जरा याद रखिएगा कि x y z एक्सिस जैसे आपके सामने नजर आ रहा है, मेरा पॉइंटर जहाँ पे मूव कर रहा है इस वक्त, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स भी मैंने लिख दिए, i यूनिट वेक्टर फॉर द x एक्सिस, j यूनिट वेक्टर फॉर द y एक्सिस एंड k यूनिट वेक्टर फॉर द z एक्सिस। रिमेंबर दैट कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उन दो वेक्टर्स के साथ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे होते हैं, उनके साथ वो कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। दूसरे लफ्जों में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर आएगा वो पहले दो वेक्टर्स के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। इस बात को जहन में रखते हुए और एक और पॉइंट जहन में रखते हुए कि i क्रॉस j क्रॉस k, अगर हम इस क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें, आपके सामने एरोज बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एरो है, i क्रॉस j अगर फाइंड करें तो इसका i क्रॉस j का जो क्रॉस होगा वो एक नया वेक्टर देगा k यूनिट वेक्टर। उसकी रीजन ये है i j x y प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है z एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर ही इनके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो i क्रॉस j का आंसर पॉजिटिव k आएगा। लेकिन अगर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, j क्रॉस i कर दिया जाए, मेरा कहने का मतलब है अगर ऑर्डर को क्लॉकवाइज कर दिया जाए इस डायग्राम के मुताबिक, दैट वुड बी टेकन एज नेगेटिव। तो हमारे पास असल में इस वक्त जो हमें रोटेशन कही गई है क्वेश्चन में वो k क्रॉस j है, यानी कि z एक्सिस से हमने y एक्सिस की तरफ जाना है। हमें क्लॉकवाइज रोटेशन की बात की है। आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें पॉजिटिव कंसिडर की जाती हैं, क्लॉकवाइज चीज़ें होती हैं हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उनको हमने क्या कंसिडर करना होता है, नेगेटिव। तो k क्रॉस j का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव i आएगा। अब i डॉट और ब्रैकेट की टर्म में क्या आ गया हमारे पास, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, i डॉट माइनस i आ गया। क्लियर होगी बात आपको। अब माइनस क्यों लगाया, मैंने बता दिया रीजन कि क्लॉकवाइज रोटेशन क्या कंसिडर की जाती है, नेगेटिव। और हमारे पास i ही क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, क्योंकि k क्रॉस j z और y प्लेन में बन रहा है। तो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा होना चाहिए, जो हमारे पास इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। वो कौन सा एक्सिस होगा जो इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो ऑब्वियसली x एक्सिस, और इसका कौन सा यूनिट वेक्टर, i यूनिट वेक्टर। तो फिर i डॉट माइनस i एट दी एंड इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अब डॉट प्रोडक्ट है, i डॉट i का आंसर क्या होगा। अगर हम a डॉट b, ए बी कॉस थीटा वाला फार्मूला याद करें तो a वेक्टर इस वक्त i यूनिट वेक्टर है, तो b वेक्टर भी हमारे पास i यूनिट वेक्टर है, साथ साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो a b cos थीटा, तो i इंटू आई, ये मैंने मॉडुलस के साइन क्यों लगाए हुए हैं, ये दो मॉडुलस के साइन, ये भी दो मॉडुलस के साइन, कि हम वी आर डीलिंग ओनली विद मैग्नीट्यूड्स। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट की राइट साइड पे, यानी कि i डॉट a डॉट b अगर लिखा हुआ है तो राइट साइड पे a b cos थीटा सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, मैग्नीट्यूड्स होते हैं सारे। तो i का यूनिट वेक्टर, i यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू i यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं आपस में, i और i x एक्सिस के अलॉन्ग होंगे ना, तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का जो एंगल होगा वो क्या होगा, फिर cos ऑफ 0 होगा ना हमारे पास। तो हम इसको फिर हम क्या करेंगे अब कि अब आपके पास जो है i इंटू आई -1 इंटू आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 1 cos ऑफ 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, i यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और cos 0 भी 1 होता है, तो सारे चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है वो 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस पहले से हमारे साथ आ रहा है, तो हमारे पास इस तरह से -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, a क्रॉस b। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अब क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और
उसका क्रॉस फाइंड करना है ए वेक्टर के साथ। तो माइंड इट कि ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा, एक ऐसा वेक्टर, सपोज एक वेक्टर सी आएगा, मैंने लिखा हुआ है सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट, वी विल गेट अ सी वेक्टर एंड यू शुड रिमेंबर दैट ये सी वेक्टर ए क्रॉस बी के प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब है ए के साथ भी उसका एंगल 90 बनेगा, बी के साथ भी उसका एंगल 90 बनेगा। याद रखें हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, वो उन दो वेक्टर्स के साथ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जिनका क्रॉस फाइंड कर रहे होते हैं, उनके साथ वो 90 का एंगल बनाता है। तो इस बात को जहन में रखते हुए आंसर हमारे पास अब किस तरह सॉल्व करेंगे हम, ए क्रॉस बी का आंसर सी वेक्टर आ गया, इसका क्रॉस फाइंड करना है ए वेक्टर के साथ, और हम ये बात पहले कर चुके हैं कि सी वेक्टर ऑलरेडी ये जो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, मेरा पॉइंटर देखिएगा 90 का, ए के साथ भी 90, बी के साथ भी 90। तो सी वेक्टर जो लिखेंगे आप ब्रैकेट में, वो इस ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ए क्रॉस सी का आंसर पे क्या होगा, आप देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने लिखा हुआ है ए सी साइन 90, नीचे देख सकते हैं आप ए सी साइन 90, और साथ चूंकि क्रॉस फाइंड कर रहे हैं ना, तो एन यूनिट वेक्टर इसके साथ आएगा, ए सी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास 90 क्यों लिखा है मैंने आपको बता दिया, दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जो नया वेक्टर बन रहा है सी, वो ए और बी के प्लेन के साथ 90 बना रहा था, तो इसका मतलब है वो ए के साथ भी 90 बना रहा है, वो बी के साथ भी 90 बना रहा है, कहीं पे भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो हमारे पास ए सी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर आ गया। अब साइन 90 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करनी पड़ेंगी जी आप लोगों को। तो साइन 90 1 होता है, तो ए सी इंटू 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन अल्फा देखिएगा, ए सी एन यूनिट वेक्टर। तो यही बेस्ट पॉसिबल आंसर है, बाकी रूल आउट हो जाएंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म इज। अब टॉर्क मैक्सिमम की वो बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क कब होती है, तो पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। तो टॉर्क हमारे पास प्रोड्यूस होगी, उसको मैंने सी कह दिया, उस टॉर्क को हम टॉ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी नए वेक्टर सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा इस केस में आर एफ साइन थीटा के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एंगल डिसाइड करेगा इस केस में कि कब ये टॉर्क मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमें उसने एंगल वाइज ही पूछा है। ऑब्वियसली टॉर्क आर में भी डिपेंड करती है, एफ में भी डिपेंड करती है, लेकिन इस वक्त उसने हमें एंगल वाइज क्वेश्चन पूछा उसने। तो उसने पूछा क्या 45 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम होगी, क्या 60 पे होगी, 270 पे होगी, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ये है ये 270 पे होगी। ये कैसे होगी 270 पे, हमारे पास यहाँ पे अब आप देखिएगा कि ये जो चार्ज लिखी हुई है साइन ऑफ, इसको मैं करता हूँ चेंज यहाँ से, सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से। क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ये देखें कि आर एफ साइन थीटा की हम बात करेंगे, हम आर एफ साइन थीटा में अब क्या पुट करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, जरा मेरे फॉलो कीजिएगा जी मुझे काइंडली। आर इंटू एफ लिखा मैंने, साइन ऑफ पहले कितना लिखूंगा 45, फिर आप क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे आप आर इंटू एफ, तो ये आपके पास आर इंटू एफ, दूसरी ऑप्शन क्या है साइन ऑफ 60। अगर आपको मैथमेटिकल वैल्यूज याद नहीं आती तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे जी। वैसे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्या करें, कैलकुलेटर का यूज़ किए बगैर इसको सीख लें। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं उसमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। तो हमारे पास आर एफ साइन 60, आर एफ साइन 270, आर एफ साइन 45 की अगर वैल्यूज आप कैलकुलेट करें तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल आंसर 270 में मिलेगा। साइन 270 की वैल्यू माइनस आर एफ होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो माइनस आ गया, तो ये कैसे मैक्सिमम हो सकता है, तो उसका आंसर ये है कि माइनस सिर्फ किसको शो करता है, डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड वाइज जब हम बात कर रहे हैं तो टॉर्क मैक्सिमम कब आएगी, फिर 270 पे ही आएगी, क्योंकि साइन 45 0.707 होता है, साइन 60 क्या होता है हमारे पास 0.866, साइन 270 -1 होता है, तो -1 इंटू आर एफ विल गिव यू अ मैक्सिमम आंसर। इसको इस सेंस में समझ लें कि साइन 60 0.866 का मतलब होता है 86% ऑफ आर एफ, साइन 270 का मतलब है 1 इंटू आर एफ यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल 100%, साइन 45 का मतलब है 0.707 यानी कि 70%। तो इस तरह से हमारे पास फिर बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या बनता है, वी विल सिलेक्ट ऑप्शन सी, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स फ्रॉम 1 to n, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, उस पर समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स का आंसर 0 है, देन इट गारंटीज कौन सा इक्विलिब्रियम, ऑप्शन ए ट्रांसलेशनल, ऑप्शन बी रोटेशनल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे तमाम फोर्सेस यानी कि टॉर्क जो लग रही है उसके ऊपर, अगर
उनका तमाम टॉर्क्स का आंसर सपोज 0 हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली तमाम टॉर्क्स का आंसर 0 हो गया, जरा गौर से सुनिएगा, इसमें फोर्सेस की बात नहीं की उसने। टॉर्क का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब है वो रोटेट ही नहीं करेगा, इसका मतलब है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि इसका आंसर बोथ ए एंड बी है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कहीं पे भी कि इफ समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। तो जब ये वर्ड सिर्फ टॉर्क्स का यूज किया गया तो ये आपके पास कौन सी इक्विलिब्रियम गारंटी करेगा? ये आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम को गारंटी करेगा। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन अगर पढ़े हम, ट्रांसलेशनल ऑप्शन ए, बी तक रोटेशनल, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमारे पास ओनली सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन विच द एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 विच ओनली गारंटीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे पास यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएंगे। तो अब आपके पास ये ऑप्शन बीटा जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर है। हाँ, अगर ऐसा होता समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो फिर हम इसमें क्या करते, बोथ ए एंड बी सिलेक्ट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर देन इट्स ओरिएंटेशन विद द एक्स एक्सिस इज। तो इसमें तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से पूछिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। अगर एक वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 इंटू आई लिखा हुआ है ना, अपेरेंटली अगर देखा जाए तो किसी कुछ भी नहीं होता, उसके साथ 1 होता है। अब एक वेक्टर आई यूनिट वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है, तो आई यूनिट वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। इसका मतलब है दोनों, यानी कि एक्स एक्सिस और आई यूनिट वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि ये दोनों 0 डिग्री पे हैं, यानी कि दोनों साथ साथ हैं। तो अब आपके पास फिर क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डेल्टा जो होगा वो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव। जो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है वो लाजमी नहीं होता कि रेस्ट पे ही हो, लाजमी नहीं होता कि वो मूव कर रहे हो, पॉसिबिलिटी होती है दोनों की। वो मूविंग ऑब्जेक्ट भी होता है हमारे पास, वो भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है। अब वो कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव। अब याद रखें, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 होती हैं, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क 0 होती हैं इक्विलिब्रियम में, और अल्टीमेटली इनका एंड रिजल्ट ये है कि ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। तो ऑप्शन ए देखिएगा वेलोसिटी, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऑप्शन डी एनी टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम मे नॉट हैव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हो सकती है उसकी, फोर्स भी हो सकती है उसकी, टॉर्क भी हो सकती है, इन सब का यानी कि टॉर्क्स का फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि फोर्स लगती नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि टॉर्क ही नहीं लगती। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम पढ़ेंगे वो है ऑप्शन बीटा, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टॉर्क व्हेन बोथ द फोर्स एंड मोमेंट आर्म बिकम्स रिवर्स्ड। अगर हमारे पास टॉर्क को, अब उसने पूछा है टॉर्क के फॉर्मूले में मोमेंट आर्म और फोर्स को यानी कि रिवर्स कर दिया, आर क्रॉस एफ में आर को भी रिवर्स कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, एफ को भी माइनस कर दिया, कहता है टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी इज रिवर्स्ड, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ये है कि जब आपने टॉर्क कैलकुलेट किया, आर क्रॉस एफ की बात कर रहे हैं, आर भी माइनस कर दिया, एफ भी माइनस कर दिया, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ता? अगर इनमें से किसी एक को रिवर्स किया जाता तो फिर नेगेटिव साइन आ जाता। तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है कि इट रिमेन्स द सेम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको अगेन इसको करेक्ट कर लीजिएगा जी, हमारे पास अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन 7 जो है इसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा कर देते हैं जी इसको, ये आपके पास आ जाएगा। आर क्रॉस एफ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया सारा सोल्यूशन, इसको आप देख सकते हैं, माइनस आर इंटू माइनस एफ, आर क्रॉस एफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज गिवन एज। पूछ रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या है बेसिकली। ऑप्शन ए बी एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय बी, ऑप्शन बी ए एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, ऑप्शन सी ए साइन थीटा सी डॉट बी यूनिट वेक्टर, ऑप्शन डेल्टा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। उसकी एक रीजन है, देखिए जी, पहले तो अब याद करें कि प्रोजेक्शन होती क्या है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में अगर ए कॉस थीटा फाइंड किया जाए तो ये ए यूनिट वेक्टर की क्या है, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है अलॉन्ग कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
अगर इस ए बी कॉस थीटा में ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की जाए तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होती है। अगर बी कॉस थीटा फाइंड की जाती तो क्या होता, बी वेक्टर की प्रोजेक्शन अलॉन्ग द ए वेक्टर। अब उसने कहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉस थीटा, तो आपके सामने लिखा हुआ है ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा की वैल्यू रीअरेंज करेंगे जी हम इस टर्म को, तो क्या बनेगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। तो हमारे पास यहाँ पे ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी में अगर आप देखें तो ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का अगर हम फाइंड कर रहे हैं रेशियो उसी के मैग्नीट्यूड के साथ, उसको हम क्या नाम देते होते हैं, यूनिट वेक्टर का। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे फिर बी वेक्टर का डिवीजन या रेशियो किसके साथ फाइंड कर रहे हैं हम, बी के साथ। इसका मतलब है ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है ना फिर। तो हमारे पास फिर ऑप्शन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बीटा ऑप्शन ए एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ए एक्स क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि हमारे पास जो ए कॉस थीटा वो कौन सा कंपोनेंट है, वो ए एक्स कंपोनेंट है, यानी कि वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हुआ, फिर बीटा ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, यानी कि ए एक ऐसा वेक्टर है जिसमें कोफिशिएंट एक 1i प्लस 1j या सिंपल i प्लस j लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन फोर्स, देन अ फोर्स नीडेड टू बैलेंस इट विल बी इन विच क्वाड्रेंट। अगर आप वेक्टर ए को देखें, दोनों i और j दोनों क्या है, पॉजिटिव। ऐसा कब होता है कि दोनों पॉजिटिव हों, यानी कि वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हों, एक्स वाले भी और वाई वाले भी। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को। आई प्लस जे का मतलब क्या है, आई प्लस जे का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास फिर जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपको याद हो तो। अब वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास ये एक्शन फोर्स लग रही है किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक किस्म का मतलब यही है। फिर वो कहता है कि जो फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए होगी वो किस क्वाड्रेंट में होगी। तो थर्ड लॉ के मुताबिक होना क्या चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए ना वेक्टर पर। तो आई प्लस जे उसका होगा हमारे पास अगर एक्शन, तो रिएक्शन कहाँ पे होना चाहिए, जो माइनस आई और माइनस जे होगा वही होगा ना फिर। तो माइनस आई माइनस जे कहाँ पे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स होता है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आई माइनस जे होगा। इसका मतलब है इसको बैलेंस करने वाली फोर्स क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो ऑप्शंस जो गिवन है हमें, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो ऑब्वियसली इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इसको इस तरह याद रखें कि आपने एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई, उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स कहाँ लगेगी, माइनस एक्स डायरेक्शन में। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट एंगल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी विल बी डबल ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कहते हैं डॉट प्रोडक्ट टू नॉन जीरो वेक्टर्स का, यानी कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये डबल कब होती है मैक्सिमम वैल्यू के। तो इसका आंसर ये है कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आता कब है, जब कॉस ऑफ 0 डिग्री की बात की जाती है। तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो उसका आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा ना, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो वो तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू खुद है, तो डबल कैसे हो सकती है डॉट प्रोडक्ट की। मतलब हम कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे अगर होता तो 0 होता। अगर वो डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया जाए कॉस ऑफ 60 डिग्री पे, तो उसका आंसर हमारे पास जो आता है वो 0.5 आता है। कॉस 30 डिग्री पे वो आता है हमारे पास 0.866। तो उसकी तो रेंज ही 0 से लेके 1 तक है या -1 तक है, तो वो डबल तो हो ही नहीं सकती। तो ये नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पे डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज ही नहीं है 2 डबल वाली, तो वो आ ही नहीं सकता उस केस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑप्शन है u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। क्या ये बात सही नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है, पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो ये क्या शो कर रहा है, u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u। क्या आंसर नेगेटिव आएगा, नॉन कम्यूटेटिव आएगा। तो ये ऑप्शन तो सही है। उसने पूछा नॉट ट्रू वाली ऑप्शन सेलेक्ट करो। बीटा देखो जरा, u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, तो डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। तो u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u, तो ये तो कम्यूटेटिव है, ये तो सही लिखा हुआ है। पहले वाला क्रॉस था, दूसरे वाला डॉट है। तीसरी चीज u क्रॉस v इज इक्वल टू u क्रॉस v, यानी कि ऑप्शन सी पढ़ रहा हूं मैं, u क्रॉस v इज नॉट इक्वल टू v क्रॉस u। तो ये भी हमारे पास सही बात लिखी हुई है कि ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए u क्रॉस v और v क्रॉस u दोनों बराबर नहीं हो सकते। नॉट इक्वल टू वाली बात सही लिखी हुई। ऑप्शन डेल्टा क्या लिखा हुआ है, u डॉट v इज इक्वल टू माइनस v डॉट u। तो ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि बीटा या बीटा देख लें आप, तो उसको कंपेयर करें d के साथ, तो वो तो है ही डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो माइनस साइन तो आएगा ही नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन डी गलत लिखी हुई है, इट इज नॉट ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 12, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी का डॉट फाइंड करना है के यूनिट वेक्टर के साथ। तो ए एक्स डॉट के पहले हम करेंगे, यानी कि ब्रैकेट ओपन करनी है ना, मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, ए एक्स डॉट के, दरमियान में डॉट है, ख्याल रखिएगा इस बात का, प्लस का साइन आया, फिर ए वाई डॉट के, फिर प्लस का साइन आया ए जी डॉट के। तो ए एक्स डॉट के का आंसर क्या आएगा, एक्स और डॉट के का मतलब क्या है, एक्स एक्स एक्सिस के जी एक्सिस, आपस में कितने एंगल पे, 90 पे, तो डॉट का आंसर क्या आएगा, cos 90 हो जाएगा 0। ए वाई डॉट के, अगेन वाई एक्सिस जी एक्सिस परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट cos 90 पे 0 हो जाता है, तो ए वाई डॉट के का आंसर 0। सिर्फ रह गई टर्म ए जी डॉट के वाली जो नॉन जीरो होगी, उसकी रीजन क्या है, ए जी जी एक्सिस डॉट के यूनिट वेक्टर, वो भी जी एक्सिस, दोनों क्या है आपस में पैरेलल, तो ए जी के cos 0, तो ए जी के cos 0 का मतलब क्या है, ए जी इंटू वन क्यों कहा दिया मैंने, ए जी इंटू के का मतलब था यूनिट वेक्टर के है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो ए जी डॉट 1 ए जी आंसर आ जाएगा। सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज व्हाई वी हैव पुट 0 डिग्री ओवर हियर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, यानी कि ए जी वुड बी आवर आंसर। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का मैक्सिमम होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का 0 होता है। क्वेश्चन 13, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए इज इक्वल टू जे एंड बी इज इक्वल टू आई रिस्पेक्टिवली इज गिवन एज, जे क्रॉस आई का आंसर क्या होगा जी। शुरू में मैंने बात बताई थी आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर कि जे क्रॉस आई, चूंकि एक तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आंसर तो एक नया वेक्टर के ही आएगा जो इनके साथ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन के कौन से साथ हो, माइनस के साथ या प्लस के साथ, यानी यूनिट वेक्टर कौन सा बनेगा, जे क्रॉस आई। चूंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन बनती है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये है कि ये माइनस के आएगा आंसर। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड जो हमने पढ़ी थी ना क्वेश्चन नंबर 1 की, उसको दोबारा देख लीजिएगा। क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो हमारे पास ऑप्शन अल्फा जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर। क्वेश्चन 14, dot product of two non-zero vectors a and b which have an orientation along the negative x-axis and negative y-axis respectively is given as। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना जी दो वेक्टर्स का, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। नेगेटिव हो या ना हो, जब वो एक्स और वाई का नाम ले लिया उसने, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए ना, फिर ए और बी वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, ए बी cos 90, 0 आंसर आ जाएगा जी इसका। क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई इज गिवन एज। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर के बराबर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी यही है कि वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो आई भी तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये हमारे पास फिर हमने सेलेक्ट कर लिया अल्फा ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे जी कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड थे, कुछ एमसीक्यूज थे। कोई मसला अगर आपको कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें मैं एक बात रिपीट कर दूं कि शुरू वाले इसमें हमने यहाँ पे जब एक बात की थी कि यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं के क्रॉस जे अगर माइनस आई है तो ये तो फिर cos 180 एंगल बनना चाहिए इसका। तो उसका आंसर ये है कि हमने माइनस को लिखा हुआ है बाहर, तो हम वो लिखते हैं cos 180 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको माइनस साइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रोटेशन हमारे पास पॉजिटिव नहीं आएगी, वो नेगेटिव आएगी, इसलिए हमने माइनस लिखा और cos 0 लिखा है। पैरेलल नहीं होंगे आपस में वो दो वेक्टर्स। बहरहाल होपफुली आपको समझ आ गई होगी जी। थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए कुछ एमसीक्यूज बनाए जाएँ, ताकि आप फेडरल बोर्ड में भी और एंट्री टेस्ट के लिए भी कुछ ना कुछ माइंड बना लें अपना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस तरह से बताए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपको एमसीक्यूज बनाए जाएंगे एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको ईजिली समझ आ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कभी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।